जिस क्लास लास्ट टाइम करे थे रियल टाइम शेड्यूलिंग। रियल टाइम शेड्यूलिंग में 3 कंसेप्ट आपको मैंने बताया था। क्लॉक ड्रिवन शेड्यूलिंग, सेकेंड वाज वेटेड राउंड रॉबिन एंड थर्ड वाज द प्रायोरिटी ड्रिवन। तो उसमें हमारा 2 कंसेप्ट है जो अभी आपको पढ़ने हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड राउंड रॉबिन। Yes class, what is the difference between हेलो round मैम। robin and weighted round robin? हेलो मैम। Yes, गुड आफ्टरनून मैम। good afternoon. मैम एक बात बोलनी थी, वो आपने असाइनमेंट नंबर 2 दिया था ना, वो मैम गूगल क्लासरूम पे 2 स्टेप में सबमिट होता है, एक एड वर्क और हैंडिंग करके। तो मैम मैं गलती से एड वर्क करके ही छोड़ दिया था, हैंडिंग नहीं किया था। तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले न्यू असाइनमेंट चेक किया तो उस दिन किया है। तो एक बार आप देख कौन सा क्या लीजिएगा आपने कि आपको। assignment 2? यस मैम। What's your name? मैम आशीष कुमार, रोल नंबर 2। Okay, no issue. ओके। जिसकी भी असाइनमेंट रहती है वो भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका सेशन ओवर होगा उससे पहले तक आप अपनी सभी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। Yes, what the difference between round robin and weighted round robin? राउंड रोबिन क्या है हमको पता है। इन द राउंड रोबिन शेड्यूलिंग वी हैव अ टाइम स्लॉट, ठीक है। टाइम स्लॉट क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेसर इज असाइंड टू प्रोसेसेस, ठीक है। तो वो टाइम स्लॉट राउंड रोबिन के केस में हर एक प्रोसेस के लिए सेम होता है। अगर आपका 2 सेकंड का टाइम स्लॉट गिवन है, तो अगर 3 प्रोसेसेस है सिस्टम में जिनकी शेड्यूलिंग परफॉर्म करनी है आपको, तो उन 3 प्रोसेसेस के लिए आप सेम ही टाइम स्लॉट का यूज करेंगे, ठीक है। बट वेटेड राउंड रॉबिन में मैंने आपको बताया था, इन दिस ऑल दी प्रोसेस यानी कि 3, 4 एनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैव द डिफरेंट टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लॉट या टाइम स्लाइस वैल्यूज, ठीक है। बस वेटेड राउंड रॉबिन और राउंड रॉबिन में ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पे प्रोसेसेस की जरूरी नहीं है सबके डिफरेंट लो, कुछ प्रोसेसेस की आप सेम भी ले सकते हो, लेकिन सबकी सेम नहीं लेनी। हर एक प्रोसेस के साथ आपको डिफरेंट टाइम स्लॉट के साथ एग्जाम्पल देना है इसका, ठीक है। So, अगर MCQ में तो सिंपल है, वेटेड राउंड रॉबिन मींस all the processes have different time slot values. तो इसके एग्जांपल देखो कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन इसका सेम ही है जैसे राउंड रॉबिन किया था, बस आपको लेनी डिफरेंट वैल्यूज है। दिस इज अ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस यू हैव टू स्पेसिफाई। राउंड रॉबिन किस पे बेस्ड होता है, कैसे ये प्रोसेस करता है, कैसे शेड्यूलिंग करता है प्रोसेसेस की, बेस्ड ऑन द अराइवल ऑर्डर, यानी कि फीफो का यूज करता है, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट उसको सीपीयू असाइन होता है फॉर अ गिवन टाइम स्लॉट। हियर इज अ बर्स्ट टाइम या फिर हम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, कितना टाइम किसी भी प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने में लगता है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट का एक सेपरेट कॉलम देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सबकी ही टाइम स्लॉट हमें अलग लेनी है, डिफरेंट लेनी है, ठीक है। प्लस दिस इज the release time. So to give the example of weighted round robin, you have to consider these 5 columns. First is number of processes, then arrival order, their execution time, their time slot values, and their release time within the system. Okay. So suppose I am taking here 3 processes. P1, P2, P3, and this is the arrival order. Arrival order 1, 2, 3, first, second, third. First P1 आया है सिस्टम में, after that P2 and last is P3. Here is the burst time, कितना उनको कंप्लीट होने में टाइम लगा, उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम क्या है, that is burst time. Suppose this is 5, this is 5. Time slot value, suppose this is 3. Here is the release time. Release time हमको पता है सिस्टम में वो जॉब किस टाइम पे रिलीज हो गई, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज। अब आपको करना क्या है, सिंपल वेटेड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग शो करनी है। इसमें मेन क्या था, टाइम स्लॉट वैल्यूज आपको डिफरेंट ले ली थी हर एक प्रोसेस की, यानी कि P1 जो प्रोसेस है यहाँ पे उसको सीपीयू सबसे पहले असाइन होगा, लेकिन सिर्फ
कितने के लिए, 2 सेकेंड के लिए। इस तरह से उसके बाद P2 की टर्न आएगी, P2 को असाइन होगा CPU बट फॉर 3 सेकेंड ओनली। उसके बाद P3 की टर्न आएगी, P3 को कितने टाइम के लिए असाइन होगा, 4 सेकेंड। जब इसके 4 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस से P1 की टर्न आ जाएगी, अगर उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो वही आपको अपने ग्रैंड चार्ट में यहाँ पे शो करना है। देखो ग्रैंड चार्ट में कितनी वैल्यूज आप लेते हैं, कितनी वैल्यू शो करते हैं, सिंपल है, पहले भी बताया था। ये जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है इसका टोटल कर लो आप। इसका टोटल क्या आएगा, 5 5 10 4 14, तो यानी कि 14 तक आप इसमें शो करोगे इनकी शेड्यूलिंग। 14 तक इन सबकी शेड्यूलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट विद द 0 एंड देन एंड विद 14। ठीक है, या फिर आपने इनिशियली यहाँ पे नहीं देना तो आप जैसे यहाँ पे इसको शेड्यूल करते जाओगे तो आपको पता ही लग जाएगा कहाँ कौन से पॉइंट पे एंड हो रही है। ठीक है, अब क्या है वेटेड राउंड रोबिन। वेटेड का मतलब हमने दे दिया सबको अलग अलग टाइम स्लॉट। अब सिंपल राउंड रोबिन की तरह इनको प्रोसेस करना है। सबसे पहले जो प्रोसेस आपका सिस्टम में अराइव हुआ है हम उसको शेड्यूल करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहले प्रोसेसर असाइन करेगा। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले कौन आया है, P1। ठीक है, 0 पे बस P1 का रिलीज होने का टाइम है, और यहाँ पे P1 आया हुआ है फर्स्ट केस में, फर्स्ट ऑर्डर में। आफ्टर दैट अब देखो P1 जो है यहाँ पे, P1 की कितनी टाइम स्लॉट वैल्यू, उसको कितने टाइम के लिए मिल सकता है CPU, वो 2 सेकंड के लिए CPU ले सकता है। तो यहाँ पे आपका P1 शो करोगे 0 to 1, अगेन 1 to 2। तो ये किसकी टर्न आएगी, P1 की। उसके बाद 2 पे वो प्रेम्प्ट हो जाएगा, दिस इज द 1, दिस इज 2। सिंपल, यहाँ पे P1 ये आपका प्रेम्प्ट हो गया 2 पे। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है कि कितने टाइम के लिए इसको CPU मिल सकता है वो सिर्फ 2 सेकेंड है। तो जितना भी यहाँ टाइम आपका मेंशन होगा उतने टाइम के लिए आप फर्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को या शेड्यूलिंग शो करोगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको और नोट करना है इसका टोटल जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 4। ठीक है, लेकिन अभी इसकी एग्जीक्यूशन हुई है, कितना एग्जीक्यूशन होगी, इसने अपनी 2 यूनिट की एग्जीक्यूशन कर ली है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नोटबुक में दैट इट इज लेफ्ट विद द 2 सेकेंड ऑफ एग्जीक्यूशन, 2 की इसकी हो गई है, रिमेनिंग इज 2। अब नेक्स्ट देखो 2 पे ये प्रेम्प्ट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस P2 की टर्न आई, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर किसका है, P2 का। जो आप यहाँ पे रिलीज टाइम लोगे वो अपने, इसका कोई एग्जाम्पल वेटेड राउंड रॉबिन का कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, या आप राउंड रॉबिन की तरह ही बस डिफरेंट टाइम स्लॉट लेके कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। और इसमें जो आपका जो रिलीज टाइम लोगे उसको इस तरह से ही लेना ताकि जो आपका ये प्रेम्पशन हो रही है जब किसी भी एक प्रीवियस प्रोसेस की, उस टाइम पे ही आपका वो नया प्रोसेस स्टार्ट हो। तो जैसे यहाँ पे 2 का था इसका, तो 2 पे इसकी प्रेम्पशन हुई। क्यों, क्योंकि इसका टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद P2 की टर्न आई, P2 की टर्न आई तो P2 को रिलीज टाइम क्या हुआ आपका 2। तो यहाँ पे P2 की टर्न आई, P2 आता है। ठीक है, P2 का टोटल टाइम स्लॉट जो है वो 3 है, यानी कि 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए अभी उसको CPU मिल सकता है, अपना काम कर सकता है। तो सिंपली आप इसका 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन शो करोगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे 2 से कब तक, 5 तक हो जाएगी इसकी एग्जीक्यूशन, तो 2 से 5 तक शो कर सकते हो, नहीं तो सेपरेट भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे P2, अगेन P2, क्योंकि आपका राउंड रॉबिन में ऑर्डर देखा जाता है, प्रियम्पशन कब होती है, जब उनका टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले प्रियम्पशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया 2 to 3, फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुई P2 की, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ 3 to 4, फिर थर्ड यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो गया 4 to 5। अब यहाँ पे इसका 3 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया, तो अभी आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और इधर आप रिमेनिंग लिख लो, यहाँ पे इसका कितना एग्जीक्यूशन बचा है अभी, 2 का। ठीक है, अब नेक्स्ट P3 की टर्न आई। P3 का रिलीज टाइम देखो 5, यहाँ से आपको पता लग रहा है कि P2 जो है वो आपका इन 3 यूनिट ऑफ टाइम का प्रीएम्प्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है सिस्टम में वो रिलीज होगा। सो दैट इज द रिलीज टाइम, वो क्या है 5। अब कौन सा प्रोसेस है, P3, तो P3 आपका एग्जीक्यूट होगा। P3 की टाइम स्लॉट है 4, तो सिंपली 4 तक आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हो 9। ठीक है, 5 to 9 उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9, ये पूरा किसके लिए है, P3 के लिए। तो यहाँ पे आपका आ गया P3। क्यों किया 4 टाइम, क्योंकि 4 यूनिट ऑफ टाइम इसका स्लॉट गिवन है इसको।
तो यहाँ पे आपका आ गया 5 to 6 7 8 9। ठीक है, अब P3 का भी काम हो गया, 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9। 4 के बाद ये भी प्रेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कितनी एग्जीक्यूशन बची है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो अभी तीनों की ही कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुई, बट तीनों की एक एक बार जो है वो उनको चांस मिल गया सीपीयू असाइन होने का। अब P3 का जैसे ही टाइम स्लॉट कंप्लीट हुआ, वापस से रोटेशन में वर्क करेगा, ये जैसे राउंड रॉबिन करता है। सिंपली अब किसकी टर्न आएगी, फर्स्ट ऑर्डर में है प्रोसेस, फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा है आपका P1। तो P1 की अभी एग्जीक्यूशन रहती है 2 टाइम की, यानी कि 2 सेकेंड की। तो P1 अपना 9 पे फिर से आएगा सिस्टम में। सो P1 यहाँ पे आया आपका 9 पे अगेन। उसके बाद P1 का टाइम स्लॉट है 2, उसका रिमेनिंग जो एग्जीक्यूशन है वो भी 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 9 to 11 में P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब P1 का जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है दैट इज 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा था, P2। P2 का कितना एग्जीक्यूशन रहता था, 2 का। और P2 की जो टाइम स्लॉट है वो कितनी है, 3 की। तो P2 अगेन 11 पे आया सिस्टम में। P2 ने अपना एग्जीक्यूशन लिया, P2 को सिर्फ 2 यूनिट के लिए ही एग्जीक्यूट होना था। तो P2 अपना यहाँ पे कितना एग्जीक्यूट हो जाएगा, 11 to 12 एंड 12 to 13। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 13 मेंशन कर रही हूँ। ऐसे अपना टाइम सेव के लिए आप भी डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, 11 to 12 12 to 13। ठीक है, उसके बाद ये भी 0 हो गया, यानी कि इसकी भी कंप्लीट हो गई आपकी एग्जीक्यूशन। एक ही बचा P3। तो P3 भी अब एग्जीक्यूट हो जाएगा 13 पे, वो अगेन सिस्टम में होगा, रिलीज होगा। और P3 को सिर्फ एक ही यूनिट की एग्जीक्यूशन चाहिए थी, तो 13 to 14 इसकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखोगे सबसे पहले ग्रैंड चार्ट पे कितनी वैल्यूज आएंगी, कितना यूनिट ऑफ टाइम तक आप शो करते हो। अगर एमसीयू में पूछते भी है तो सिंपल आपको जो बर्स्ट टाइम है उसका एडिशन करना है, टोटल 14 आया जैसे यहाँ पे, तो उस 40 यूनिट ऑफ टाइम तक इन सबकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा वेटेड राउंड रॉबिन में जो यहाँ पे रिलीज टाइम, इनिशियल रिलीज टाइम दोगे आप, मेंशन करोगे, वो उसके साथ आप ये चेक करोगे कि टाइम स्लॉट कितना है। जैसे ही एक प्रोसेस का टाइम स्लॉट कंप्लीट होगा तो दूसरे की टर्न आएगी। जैसे 2 पे P1 का कंप्लीट हो गया था तो 2 फिर रिलीज टाइम बना P2 का। ऐसे ही P2 की 3 टाइम स्लॉट था तो उसने 5 तक कंप्लीट किया तो 5 रिलीज टाइम बना आपका किसका, P3 का। ठीक है, तो इस तरह से वेटेड राउंड रॉबिन का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, टाइम स्लॉट वैल्यू बस उसमें डिफरेंट ले लेना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं क्लास, वेटिंग टाइम इज अ डिफरेंस ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम आपको गिवन होता है, you have to calculate the turnaround। ठीक है, टर्न अराउंड का क्या फॉर्मूला है आपका, टास्क कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सिंपल है, ये फॉर्मूले याद रखना आप एमसीक्यू के लिए भी। वेटिंग टाइम मेनली क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम तो हमको पता है गिवन है, टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्न अराउंड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें क्या है किसी भी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है प्लस उनका अराइवल टाइम क्या है, उन दोनों का डिफरेंस, वो आपका टर्न अराउंड टाइम होगा। ठीक है, अब देखो टर्न अराउंड टाइम फॉर P1 P2 P3। टर्न अराउंड क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम देखो, कंप्लीशन टाइम वो है कि जिस
टाइम पे उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है। जैसे जो ग्रैंड चार्ट आपने ड्रॉ किया, इसमें जब भी जहां पर भी इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है वो आपको लेना है। जैसे है P1 ने स्टार्ट किया था 2, फिर ये प्रीएम्प्ट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ 4 पे, फिर 5 पे प्रीएम्प्ट हुआ, उसके बाद अगेन है P1 का ये P1 यहाँ पे है 9 पे फिर चला, ये 9 से 11 तक ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे जो 11 है ये इसका कंप्लीशन टाइम है। तो 11 यूनिट ऑफ टाइम पे P1 जो है वो कंप्लीट हो गया उसकी एग्जीक्यूशन। तो 11 माइनस P1 का जो रिलीज टाइम है कितना है आपका, सिस्टम में कब रिलीज हुआ है वो 0। तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 11। रिलीज टाइम आपको पता ही है, रिलीज टाइम भी गिवन होता है 0 to 5। ठीक है, ये यही लेना है, बस टास्क कंप्लीशन टाइम आपको चेक करना है। P2 के लिए देखो टास्क कंप्लीशन यहाँ से दिख रहा है आपको 13 पे हो रहा है P2 कंप्लीट। तो यहाँ पे 13 माइनस 2, रिलीज टाइम ऊपर इसका 2 गिवन है, तो ये आपका है 11। उसके बाद नेक्स्ट देखो P3 का कंप्लीट हुआ है 14 पे, तो 14 माइनस ऊपर कितना दे रखा है 5, 14 माइनस 5 विल बी 9। ठीक है, ये आ गया तीनों। ये क्या है अभी आपका टर्न अराउंड टाइम, दिस इज टर्न अराउंड टाइम। अब आपको फाइंड आउट करना है मेन वेटिंग टाइम। जो पूछा जाता है वो आपका व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द गिवन एग्जांपल, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको वेटिंग टाइम पहले पता होना चाहिए तीनों का। तो वेटिंग टाइम करो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल P1 के लिए कितना आएगा वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड की वैल्यू आई है इसकी 11, और बर्स्ट टाइम कितना है इसका, पर से देखो बर्स्ट टाइम ये नहीं लेना आपको, बर्स्ट टाइम जो इनिशियली आपको दी हुई है वैल्यूज वो कंसीडर करनी है। जैसे यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था जब ये इसको परफॉर्म करना, तो ये आपकी इनिशियल वैल्यूज थी, तो बर्स्ट टाइम की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है 4 5 5। तो यहाँ पे कर दो 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट वेटिंग टाइम फॉर P2, बर्स्ट टाइम टर्न अराउंड टाइम इसका 11 ही है, माइनस इसका बर्स्ट टाइम है 5 6। ऐसे ही आपका नेक्स्ट P3 के लिए वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना आया अभी 9, माइनस ऊपर कितना दे रखा है इसका बर्स्ट टाइम 5, 9 माइनस 5 इज 4। तो तीनों के लिए वेटिंग टाइम आ गया आपका 7 6 4। अब एवरेज वेटिंग टाइम आपको पता ही है, जस्ट इसका आप एवरेज फाइंड आउट कर दो 7 6 और 4 का कितना हुआ 17, टोटल इसका हुआ 17 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू आपका 5.67। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो एमसीक्यू में इस टॉपिक का मेन तो यही है कि वेटिंग राउंड रॉबिन होता क्या है, जिसमें कि हर एक प्रोसेस की टाइम स्लॉट वैल्यू डिफरेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका शेड्यूलिंग है उसमें आपसे वेटिंग टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना इसके लिए। टर्न अराउंड सिंपल है, कब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है माइनस उसका रिलीज टाइम जो गिवन है। ठीक है, उसी से ही हमको वेटिंग टाइम मिल जाएगा। वेटिंग टाइम टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम भी आपको गिवन होता है जस्ट, और एवरेज के लिए हमें पता ही है जितना भी आपका टोटल है उसको टोटल करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 3 थे, तो 3 से आपने इसको डिवाइड कर दिया टोटल को, यू विल गेट जो भी आपका होगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो लास्ट इसका टॉपिक यूनिट का, दैट इज लीस्ट स्लैक टाइम। ये एग्जाम्पल कहीं नहीं है वेटेड राउंड रॉबिन का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ये कर लेना या फिर और कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, तो सिंपल ही। लीस्ट स्लैक टाइम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी क्लास, बताओ। लास्ट क्लास में बताया था आपको लीस्ट स्लैक टाइम किसका है, किससे बिलोंग करता है, स्टैटिक से या डायनामिक से। प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच आपको बताई थी रियल टाइम की। प्रायोरिटी ड्रिवन दो टाइप से होती है, फिक्स्ड और स्टैटिक या फिर डायनामिक। ठीक है, फिक्स्ड के अंदर या स्टैटिक के अंदर जो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड में भी किया था वही करना है आपको, रेट मोनोटोनिक। और डायनामिक मैंने आपको बताया था ईडीएफ, ईडीएफ भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड में जो कर चुके हो सेम ही है, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, और एक ये है आपका लीस्ट स्लैक टाइम। ठीक है, तो रेट मोनोटोनिक और ईडीएफ तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ लीस्ट स्लैक टाइम, ये देखो अब यहाँ पे कैसे आपका ये क्या है, डायनामिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो इधर
जो प्रायोरिटीज है आपकी वो फिक्स्ड नहीं है, यानी कि अगर आप प्रोसेस P1 P2 P3 को कोई इनिशियल प्रायोरिटी दे दी तो थ्रू आउट देयर एग्जीक्यूशन वो फिक्स नहीं होगी, वो चेंज होगी, लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम। ठीक है, अब वो चेंज कैसे होगी वो डिपेंड करेगा उनका टाइम जो है। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्लैक टाइम यहाँ पे गिवन नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द स्लैक टाइम फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, और नाम ही है देखो लीस्ट स्लैक टाइम। अब जिस भी प्रोसेस का स्लैक टाइम सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि फॉर योर MCQ एग्जाम रिमेंबर दैट दिस स्लैक टाइम ऑफ एनी प्रोसेस is inversely proportional to the priority of a process। ठीक है, स्लैक टाइम जिसका कम उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। ओके, अब स्लैक टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे वो देखो, फॉर्मूला फॉर स्लैक टाइम। ये होता है D माइनस T माइनस E डैश। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लैक टाइम ऑफ एनी प्रोसेस। अब ये तीनों क्या है यहाँ पे, दिस D P एंड D। डी सिंपल है, जैसे हम पहले भी यूज कर रहे हैं इस टाइप के कंसेप्ट में, जैसे द डेडलाइन। डी स्टैंड्स फॉर द डेडलाइन वैल्यू जो गिवन होगी। टी, टी इज द टाइम, इसको हम बोलते हैं रियल टाइम व्हेन प्रोसेस रिलीजेस इनटू द सिस्टम। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम बता रहा है किस टाइम पे कोई भी प्रोसेस सिस्टम में रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये भी जो टी है ये फिक्स नहीं है, ये भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे अभी ऊपर भी आपने किया था एक ये वाला वेटेड राउंड रॉबिन में, यहाँ पे इनका रिलीज टाइम चेंज हुआ था। पहले P1 0 पे रिलीज हुआ इनिशियल रिलीज, उसके बाद P1 अगेन 9 पे रिलीज हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे किया था हमने, जैसे P2 इनिशियल रिलीज इसका 2 था, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो अगेन 11 पे रिलीज हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो T है वो वही रिलीज टाइम बता रहा है कि कोई भी प्रोसेस सिस्टम में कब रिलीज हो रहा है, और ये रिलीज टाइम हर टाइम पे अलग ही होगा। ठीक है, ई डैश जो होता है यहाँ पे, इट इज अ remaining execution time। ठीक है, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम सिंपल समझते हो, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रिमेनिंग कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए। जैसे इसमें था, इसने क्या किया था, फर्स्ट जब इसकी टर्न आई थी इसने 2 अपना कंप्लीट किया था और 2 रह गया था। अगर मैं इस पे लीस्ट स्लैक टाइम अप्लाई करती हूँ तो इसका जो ई डैश आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट राउंड के बाद 2, क्योंकि इसकी जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन रह गई थी वो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रह गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको यूज करना है लीस्ट स्लैक टाइम में भी, कि हर एक प्रोसेस का कितना रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है, कितना रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों आपको पता होना चाहिए पैरामीटर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लैक टाइम, जो कि है डी माइनस टी माइनस ई डैश। डी डेडलाइन है, टी कब सिस्टम पे वो रिलीज हो रहा है वो टाइम है, और ई डैश किसी भी प्रोसेस का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये एल्गोरिथम है लीस्ट स्लैक टाइम, इसमें कोई भी प्रोसेस 4 पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एनी प्रोसेस इन दिस लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम is represented by using 4 parameters। 4 parameters में क्या होता है, फर्स्ट इज the phase, second is the time period, third is the execution time, कितना उसको टाइम चाहिए अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, एंड फोर्थ जो होता है वो डेडलाइन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से जो पैरामीटर्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं वही फिक्स्ड ही रखने हैं। जैसे आपको कोई एग्जांपल गिवन है P1 और उसके साथ में वैल्यूज दे रखी है आपको, तो इसी टाइप से ही इसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू कंसिडर करनी है। फर्स्ट वैल्यू होगी वो फेज की होगी, सेकेंड टाइम पीरियड की होगी, थर्ड एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसका, और फोर्थ उसकी डेडलाइन वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे प्रोसेस P1, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे सकते हैं 0,
आफ्टर दैट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या बताया था आपको, पहले भी बताया था ईडीएफ और रेट मोनोटोनिक के। टाइम पीरियड क्या होता है कि जो बताता है टाइम इंटरवल, यानी कि कितने टाइम बाद कोई भी प्रोसेस सिस्टम में दोबारा से रिलीज होगा, वो हमें टाइम पीरियड से पता लगता है। प्लस एक पर्टिकुलर प्रोसेस के क्या क्या स्लॉट क्रिएट होंगे, ठीक है, स्लॉट्स क्या क्या क्रिएट होंगे और किस टाइम बाद वो सिस्टम में दोबारा से रिलीज होगा, वो टाइम पीरियड से पता लगता है। 5, सपोज इसकी वैल्यू है 5। एग्जीक्यूशन टाइम तो सिंपल है कि जैसे 7 है तो 7 यूनिट ऑफ टाइम की चाहिए इसको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, और डेडलाइन इसकी जैसे सपोज यदि 4, तो इसकी डेडलाइन वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अगर मुझे इससे रिलेटेड इसी का ही क्या फाइंड आउट करना है, स्लैक टाइम, तो कैसे फाइंड आउट करोगे स्लैक टाइम, सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है, डी माइनस टी माइनस ई डैश। तो अगर स्टार्टिंग है अभी सपोज डेडलाइन वैल्यू अभी कितनी गिवन है इसकी 4, माइनस टी क्या है यहाँ पे, रिलीज टाइम, सिस्टम में वो कब रिलीज हो रहा है, 0, माइनस अब लास्ट क्या है यहाँ पे देखो ई डैश, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो इनिशियली हर एक प्रोसेस का जब तक कि उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है, उनका जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है वो सेम ही रहता है जो एग्जीक्यूशन टाइम आपको दिया है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं किया इसको तो शेड्यूल करना। तो इसका जो जितना एग्जीक्यूशन टाइम लिखा हुआ है वही आप एज इट इज यहाँ पे मेंशन करोगे। तो जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, दैट विल बी द सिलेक्ट टाइम फॉर पीवट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4 माइनस 7 -3, ठीक है। तो -3 जो होगा इस प्रोसेस P1 का क्या आया, स्लैक टाइम, ओके। तो इस टाइप से हर एक प्रोसेस का सबसे पहले आपको स्लैक टाइम ही फाइंड आउट करना है, उसके बाद जिस भी प्रोसेस का स्लैक टाइम कम आएगा उसी को ही पहले ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करे, ठीक है। अब ये सिंपल आपको बताया था मैंने एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट देखो कंप्लीट आप कैसे इसको शो करोगे। सपोज 3 processes are given, P1, जीरो, 20, 3, 6। ये 4 पैरामीटर्स है P1 के लिए, ऐसे ही P2 के लिए। This is for P2 and for P3 also. ठीक है, तो जितने भी आपको प्रोसेस होंगे गिवन होंगे उनके साथ ही 4 पैरामीटर भी आपको गिवन होगा, ठीक है। 4 पैरामीटर का सीक्वेंस यही रखना है, ये फेज की वैल्यू है, ये टाइम पीरियड की वैल्यू है, ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम है और ये 4th आपकी डेडलाइन, ठीक है। अब क्या करोगे, ग्रैंड चार्ट ड्रॉ करोगे। अब इस केस में मैंने ग्रैंड चार्ट कैसे बताया था, अगर इस टाइप की शेड्यूलिंग है जैसे ऐसे हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो सिंपल आपको बर्स्ट टाइम का इनका टोटल देखना, उतनी वैल्यूज उसमें आएगी और उतनी वैल्यू तक उनकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर आपका इस टाइप के है जैसे ईडीएफ है, रेट मोनोटोनिक के स्लैक टाइम है, यहाँ पे आप ग्रैंड चार्ट पे कितनी वैल्यूज लोगे, एलसीएम ऑफ द टाइम पीरियड वैल्यू, पहले ही बताया था आपको, ठीक है। जो यहाँ पे हर एक प्रोसेस का टाइम पीरियड दिया हुआ आपको गिवन है, उन सब से आप एलसीएम फाइंड आउट करो, एलसीएम की जितनी वैल्यू आएगी उतना यहाँ पे आपको ग्रैंड चार्ट वैल्यू शो करना है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 25, 10, तीनों की जो टाइम पीरियड वैल्यू है, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 25 एंड 10। तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 20, ठीक है, इसका एलसीएम आता है 20। तो 20 वैल्यूज तक आपको ग्रैंड चार्ट पे शेड्यूलिंग शो करना है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 4, 8, 9, 10। ठीक है, 0 से लेकर 20 आपने यहाँ पे लिया वैल्यूज। अब आपको क्लास इन क्या करना होता है, जैसे ईडीएफ किया था सबसे पहले आपको क्या देना होता है बताओ, टाइम स्लॉट।
हर एक प्रोसेस के लिए टाइम स्लॉट आपको इस ग्रैंड चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्रैंड चार्ट आपको ड्रॉ करना है शेड्यूलिंग शो करने के लिए। ग्रैंड चार्ट कहाँ तक लेना है, जितना की टाइम पीरियड की एलसीएम वैल्यू आएगी उतना हमें वैल्यूज लेनी है। उसके बाद हर एक प्रोसेस से रिलेटेड हमें उसका टाइम स्लॉट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। टाइम स्लॉट मेंशन करने के बाद ही आपको फिर शेड्यूलिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आप ले लो सारा। यस, फॉर प्रोसेस P1 क्या है टाइम स्लॉट, क्या क्या आएंगे बताओ। एनी वन ऑफ यू, व्हाट विल बी द टाइम स्लॉट वैल्यूज फॉर प्रोसेस P1। टाइम स्लॉट वैल्यू किससे मिलती है, किससे पता लगती है, टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड क्या दे रखा है, देखो P1 का टाइम पीरियड कितना है 20। तो P1 का इस 20 तक सिर्फ एक ही स्लॉट बनेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल जो है इसकी वैल्यू टाइम पीरियड की है वो है 20। तो फॉर प्रोसेस P1 दिस कंप्लीट इज द वन स्लॉट। ये पूरा 20 इसका एक स्लॉट है। नेक्स्ट P2 के लिए देखो, P2 की टाइम पीरियड कितनी है, देखो 5 है। तो 5 है तो P2 के यहाँ पे 4 स्लॉट्स क्रिएट हो गए 5 5 के, क्योंकि 20 तक है यहाँ पे। तो P2 का जो फर्स्ट स्लॉट होगा आपको पता है वो क्या है, 0 to 5। 0 to 5 इज द फर्स्ट स्लॉट फॉर P2। उसके बाद 5 पे P2 अगेन सिस्टम में रिलीज होगा। सो 5 to 10 इसका सेकेंड स्लॉट है। उसके बाद 10 पे अगेन P2 सिस्टम में रिलीज होगा। 10 to 15 फिर उसका थर्ड स्लॉट है। फिर एट 15 अगेन P2 सिस्टम में रिलीज होगा। 15 to 20 उसका फिर लास्ट स्लॉट है, ठीक है। P3 का जो वैल्यू है टाइम पीरियड वो है 10। तो P3 के यहाँ पे 2 ही स्लॉट्स क्रिएट होंगे, 0 to 10 एंड 10 to 20। तो P3 जो है इनिशियल 0 से कहाँ पे आया 10 पे, और फिर 10 से 20। समझ में आ गया स्लॉट कैसे आपको शो करना होता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है इसकी, कि अपने एक टाइम स्लॉट पे कोई भी प्रोसेस सिर्फ एक ही बार कंप्लीट एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। एनी प्रोसेस इन इट्स a single time slot can execute only once, ठीक है। जैसे ये P2 है, सपोज P2 का फर्स्ट स्लॉट जो है 0 to 5 है। तो 0 to 5 में P2 अपनी एग्जीक्यूशन करेगा सिर्फ एक बार कंप्लीटली। उसके बाद अगर ये स्लॉट्स आइडल जाते हैं सिस्टम के लिए तो जाने दो, लेकिन वो दोबारा से उस स्लॉट में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। दोबारा अगर उसको एग्जीक्यूट होना है तो अपने नेक्स्ट स्लॉट में एग्जीक्यूट होगा। सेम फॉर P3 एंड P1। तो क्या होता है, टाइम स्लॉट क्या है कि उस टाइम स्लॉट में कोई भी प्रोसेस सिर्फ एक ही बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है और दोबारा वहां पे नहीं आ सकता। दोबारा कब आएगा, जब वो सिस्टम में फिर से रिलीज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्लैक टाइम तीनों के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर स्लैक टाइम P1 के लिए देखो, P1 स्लैक टाइम, P1 की डेडलाइन कितनी गिवन है 7 माइनस। नेक्स्ट क्या है टी क्या है, जब वो सिस्टम में रिलीज हो रहा है। सिस्टम में अभी देखो तीनों का फेज इनिशियल 0 है, तो तीनों के लिए आप 0 ही कंसिडर करोगे वैल्यू इनिशियली। आफ्टर दैट लास्ट ई डैश क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कोई सभी, तो इसलिए जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है उसकी में आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूशन टाइम वैल्यू हुई वैल्यू। तो अभी P3 एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो 3 का 3 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इधर आपकी वैल्यू आई स्लैक टाइम 4। ऐसे ही P2 के लिए निकालो, P2 का जो स्लैक टाइम आएगा आपका वो क्या है, P2 की सबसे पहले डेडलाइन 4 माइनस 0, अभी इनिशियल सबका 0 रहेगा। उसके बाद लास्ट क्या है, रिमेनिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम इसका कितना है 2, तो सिंपल 2। उसके बाद P3 के लिए स्लैक टाइम फाइंड आउट करो। P3 का स्लैक टाइम वैल्यू क्या आएगी क्लास, इसका डेडलाइन है 8 माइनस 0 माइनस रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो 8 माइनस 2 इज 6। तो यहाँ पे आपका ये तीनों के स्लैक टाइम आपको मिल गए, ठीक है। लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको स्लैक टाइम ही फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद आपको क्या चेक करना है, इन तीनों में से किसका स्लैक टाइम सबसे कम है, ठीक है। तो P1 P2 P3 को आपने चेक किया, P2 की स्लैक टाइम वैल्यू सबसे कम है 2,
तो P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो सबसे पहले जो शेड्यूल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से प्रोसेस को करेगा जिसका स्लैक टाइम सबसे कम है। तो यहाँ पे P2 का है, सो दैट्स व्हाई P2 विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो आप सिंपल यहाँ पे P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। P2 की एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट किया 0 पे। अब देखो 0 से 1 P2 ने अपना एग्जीक्यूशन किया। अब आपको पहले बताया था हर एक टाइम पे आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है सब पे चेक करता है कि अब आपका सिस्टम में कोई प्रोसेस ऐसा है जो रिलीज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले उसने 0 पे P2 को शेड्यूल किया। अब ये लीस्ट स्लैक टाइम है, तो यहाँ पे स्लैक टाइम के अकॉर्डिंग चेक करेगा हर एक टाइम इंस्टेंट पे कि अब कौन सा प्रोसेस को आना चाहिए। ठीक है, तो एक टाइम स्लॉट में इसने एग्जीक्यूट किया, एक टाइम इंटरवल में, नॉट स्लॉट। तो एट 1 पे फिर से वो स्लैक टाइम फाइंड आउट करेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इसमें मेथड में हर एक आपके टाइम इंस्टेंट पे टाइम स्लैक टाइम की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे 1 पे फिर से अब आपका स्लैक टाइम फाइंड आउट करो, क्योंकि अब रिलीज टाइम सबके लिए अलग हो गया। 0 का तो तीनों थे रिलीज हो रहे थे, लेकिन तीनों में से स्लैक टाइम कम P2 का आया था, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने P2 को शेड्यूल कर दिया। अब नेक्स्ट जो टाइम इंस्टेंट है जैसे कि 1, तो 1 पे फिर से वो स्लैक टाइम कैलकुलेट करेगा, फॉर्मूला सेम ही है। तो आप यहाँ पे 1 पे कैलकुलेट करके देखो P1 का जो स्लैक टाइम है अब कितना आएगा। P1 की डेडलाइन अभी सेम ही रहेगी, डेडलाइन तो खैर। रिलीज टाइम चेंज हो गया, रिलीज टाइम क्योंकि अब किस पे बात हो रही है, 1 पे। अब 1 पे कौन सा प्रोसेस आएगा, तो यहाँ पे आप लोगे 1 माइनस इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं अभी तो कुछ भी, तो 3 का 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी इसके लिए 4। उसके बाद P2 का चेक करो, P2 की डेडलाइन 4 ही है, 4 ही रहेगी। रिलीज टाइम अब चेंज है 1 माइनस रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम। अब P2 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम अलग है, क्यों, क्योंकि वो 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। तो P2 का जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 1। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 1 दैट इज 2। आफ्टर दैट फॉर P3 के लिए क्या है आपका, डेडलाइन 8 माइनस टाइम रिलीज टाइम -1 और इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम 2 ही है, क्योंकि ये भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका आ गया 5। ठीक है, तो नाउ दीज आर द वैल्यू ऑफ स्लैक टाइम 4 to 5। पहले कितनी थी 4 to 6, अब है आपकी 4 to 5। तो अभी भी जो स्लैक टाइम वैल्यू है वो किसकी कम है, किसकी लीस्ट है, P2 की। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसको एग्जीक्यूट करेगा एट 1 आल्सो P2 को। तो यहाँ पे आपका सिंपल P2 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, P2 की एग्जीक्यूशन हो गई। अब नाउ एट 2, पहले देखो एट 2 पे कोई प्रोसेस है सिस्टम में जो रिलीज हो रहा है, नहीं कोई भी नहीं है। और तो अब आपका यहाँ पे 2 पे फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि मुझे अब कौन से प्रोसेस को चांस देना है। तो सेम इसी मेथड से हर एक टाइम पे आपको यही चीज कैलकुलेट करनी है, स्लैक टाइम। तो यहाँ पे आपका हुआ 7, इसका एज इट इज रहेगा माइनस रिलीज टाइम चेंज होगा क्योंकि अब 2 पे बात हो रही है, -3। ठीक है, 3 था इसका एग्जीक्यूशन टाइम टोटल। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई आपकी 2। आफ्टर दैट P2 के लिए चेक करो, P2 की डेडलाइन सेम ही रहेगी, माइनस रिलीज टाइम चेंज है अब 2 माइनस इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन। P2 की एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है अब तो, क्यों, क्योंकि अब P2 ने 2 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए था, 2 उसने कंप्लीट कर लिया अपने एक टाइम स्लॉट में। अब 0 to 5 में P2 दोबारा आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो जिसका आपका जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है वो 0 आ जाता है, तो उसके लिए आपको दोबारा उस टाइम स्लॉट पे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि P2 की जो एग्जीक्यूशन है इस वाले टाइम स्लॉट में, इसके टाइम स्लॉट में P2 का कितना है टाइम स्लॉट, देखो टाइम स्लॉट है 5 का है ना। तो इस 0 to 5 में वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया। अब ये 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 में आपको P2 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो P3 जो है यहाँ पे उसका कितना आएगा, यहाँ पे 8 माइनस 2 माइनस इसका कितना रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है 2, तो ये कितना है आपका 4। ये वैल्यू आई आपकी 4। ठीक है, सो हम इसको तो अब चेक कर ही नहीं रहे हैं P2 को,